AVP 24 न्यूज़ में वक्त हो गया दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री बंगाल के बीरभूम जिले के शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, गुरुदेव कहते थे कि हम सब एक ऐसी व्यवस्था तैयार करें जो हमारे मन में कोई डर ना हो, हमारा सर ऊंचा रहे और हमारा ज्ञान देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करे। लोकल फॉर वोकल का मंत्र पौष मेले से जुड़ा रहा है। भारत की समृद्धि से विश्व में समृद्धि लाने का अभियान है। भारत को सशक्त बनाना अभियान है। हमारे गांव कृषि को आत्मनिर्भर देखना भी एक अभियान है। जो वाणिज्य व्यापार को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे, भारत की आत्मनिर्भरता और भारत का आत्मसम्मान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता को भक्ति आंदोलन ने मजबूत करने का काम किया है। भक्ति योग में हिंदुस्तान के हर क्षेत्र, हर इलाके, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर दिशा में हमारे संतों ने, आचार्यों ने, महंतों ने देश की चेतना को जागृत रखने का प्रयास किया है। हम जब स्वतंत्र संग्राम की बात करते हैं तो हमारे मन में सीधे 19वीं 20वीं सदी के विचार आते हैं, लेकिन ये भी एक तथ्य है, इन आंदोलनों की नींव बहुत पहले रखी गई थी। भारत की आजादी के आंदोलन को सदियों पहले से चलते आ रहे हैं। अनेक आंदोलनों से ऊर्जा मिलती है। कृषि आंदोलन में किसानों के समर्थन में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला। दिल्ली पुलिस ने प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेताओं को बीच में ही रोक लिया। पुलिस प्रशासन ने राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस नेताओं को नहीं पहुंचने दिया और रास्ते में ही प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा के नेता किसानों के विरोध में जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा करना पाप है। किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसानों को देशद्रोही कहना पाप है। प्रियंका गांधी ने दिल्ली पुलिस द्वारा रोके जाने पर आपत्ति जताई थी और कहा था, इस सरकार के खिलाफ किसी भी विद्रोह का आतंक के तत्व में वर्गीय किया जाता है। हम किसान के समर्थन में आवाज बुलंद करने के लिए ये मार्च निकाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों का समर्थन करती रहेगी। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए देशवासियों से कहा, भारत के किसान त्रासदी से बचने के लिए कृषि विद्रोह कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस सत्याग्रह में हम सभी लोगों को देश के अन्नदाताओं का साथ देना होगा। नई दिल्ली पुलिस के डीसीपी दीपक यादव का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी गई है, मगर जिन नेताओं के पास अनुमति पत्र है वो राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं। कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। किसान इन कानून को रद्द किए जाने की मांग को लेकर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार यह काले कानून वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। किसानों और केंद्र सरकार के बीच इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कई दौर की बैठक हो चुकी है, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। किसानों की सीमा पर धरना देने से दिल्ली वासियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड में भी किसानों का हौसला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे, तो वहीं प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा नेता और समर्थक किसानों के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करना पाप है। अगर सरकार किसानों को देशद्रोही कह रही है तो सरकार पापी है। पंजाब के कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल ने कहा कि हम सब सांसद राहुल गांधी के साथ राष्ट्रपति जी से मिलने जाएंगे और इन कानूनों के खिलाफ 2.5 करोड़ के करीब हस्ताक्षर जो कराए हैं उस ज्ञापन को राष्ट्रपति को सौंपेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोरोना वैक्सीन के मद्देनजर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और स्वास्थ्य सचिव की मौजूदगी में एक बैठक बुलाई। बैठक में वैक्सीन के वितरण और स्टोरेज की तैयारियों पर चर्चा की गई। बता दें कि दिसंबर के अंत तक भारत में वैक्सीन की पहली खेप आने की आशंका जताई जा रही है और अगले वर्ष भारत में टीकाकरण अभियान प्रारंभ हो जाएगा। वैक्सीन की सबसे पहली खेप दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आएगी। अस्पताल में इसे स्टोर करने की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं।
अस्पताल में डीप फ्रीजर लगाए जा चुके हैं जिसमें वैक्सीन रखी जाएगी। मुख्यमंत्री इन तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ मंत्रियों को दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। टीकाकरण 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में पंजीकरण कराया जाएगा, दूसरे चरण में टीकाकरण होगा और तीसरे में व्यक्ति को चिकित्सक की निगरानी में आधे घंटे तक रखा जाएगा। यदि व्यक्ति पर वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव होता है तो उसे तत्काल चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना काल के चलते दिल्ली एनसीआर समेत देश के विभिन्न राज्यों में क्रिसमस के साथ न्यू ईयर का जश्न इस बार हर वर्ष की तरह नहीं मनाया जाएगा। इस बार क्रिसमस पर भी दिल्ली में शहर के सभी चर्च बंद रहेंगे। श्रद्धालुओं को क्रिसमस घर पर ही मनाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सार्वजनिक रूप से कोई भी त्योहार मनाने के लिए पुलिस प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। किसी भी जश्न में 50 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली का सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल गिरजाघर के पादरी लॉरेंस के मुताबिक संक्रमण के चलते पहली बार क्रिसमस पर चर्च को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। क्रिसमस वाले दिन सिर्फ गिरजाघर के सदस्यों को ही प्रार्थना करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उनके लिए भी विशेष व्यवस्था तैयार की गई है। चर्च में बेंच पर अलग अलग बैठने के लिए निशान बनाए गए हैं। बिना मास्क के किसी भी सदस्य को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बार किसी भी वीवीआईपी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। प्रवेश द्वार पर भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए दिल्ली पुलिस की तैनाती की जाएगी। प्रार्थना अंग्रेजी, हिंदी और मलयालम में की जाएगी। इस दौरान सिर्फ 50 लोग ही उपस्थित होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान के लिए कोलकाता, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में अफसरों की तैनाती करने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार ने प्रवासी मजदूरों की अधिक संख्या वाले शहरों में अफसरों की तैनाती, मजदूरों की सुरक्षा के मद्देनजर ये तैनाती की जाएगी। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य होगा जो अपने मजदूरों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर दूसरे राज्यों में उन पर निगरानी करने के लिए अपने अफसरों को तैनात करेगा। इन अफसरों की तैनाती दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल समेत भारत के विभिन्न राज्यों में की जाएगी जहां पर प्रवासी मजदूर उपस्थित हैं। इस योजना की शुरुआत मुंबई में अफसरों की तैनाती से होगी। निगरानी के लिए राज्य सरकार के 2 अफसरों की तैनाती मुंबई में की जाएगी। मुंबई में रहकर अफसर यूपी के मजदूरों को मिल रही सुविधा, सम्मान और सुरक्षा पर पैनी नजर रखेंगे और इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेंगे। इसके साथ ही अफसर मजदूरों के लिए लागू की गई योजनाओं के बारे में भी मजदूरों को बताएंगे ताकि मजदूरों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। और यदि मजदूर वापस अपने राज्य आना चाहेंगे तो ये अफसर ऐसा करने में उनकी सहायता करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के काफिले पर हुए हमले को लेकर अंबाला पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। जिन किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है वो घटना स्थल से 200 मीटर की दूरी पर थे। उनकी घटना में कोई भागीदारी नहीं है। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर हमलावरों की शिनाख्त करने के प्रयास कर रही है। भारतीय किसान यूनियन जिला प्रवक्ता हरकेश ने बताया कि मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के समय आरोपी बनाए गए किसान उनके साथ पुराने पुल पर मौजूद थे जब वो घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थे। हमले में उनकी भागीदारी कैसे हो सकती है? भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि शहीदी दिवस के बाद इस मामले को लेकर आगामी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस राजनीतिक दबाव में आकर किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है। इस गिरफ्तारी पर प्रदर्शन कर रहे किसानों में केंद्र सरकार पर आक्रोश व्याप्त है। दिल्ली सरकार ने सभी लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए हेल्थ कार्ड व्यवस्था प्रारंभ की है। ये कार्ड सभी लोगों को अगले वर्ष तक उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए फरवरी 2021 तक निजी कंपनियों का चयन भी किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के साथ हेल्थ कार्ड के योजना के मद्देनजर बैठक की। इस दौरान उन्होंने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा भी की। इसमें स्वास्थ्य कार्ड लाइन की प्रगति पर भी चर्चा की गई। विभागीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि तय समय के अनुसार कार्य किया जा रहा है। अगले वर्ष फरवरी के महीने तक इस पर काम पूरा कर लिया जाएगा और अगस्त में इसे लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हेल्थ कार्ड के टेंडर को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के दिशा निर्देश जारी किए। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने विभाग द्वारा HIMS हेल्थ कार्ड हेल्पलाइन पर तेजी से किए जा रहे काम पर प्रसन्नता जाहिर की और कार्य प्रगति पर विभाग की सराहना की। बैठक में इस प्रोजेक्ट के तहत लोगों को स्वास्थ्य के डेटा एकत्रित करने के लिए वेब पोर्टल व मोबाइल ऐप जैसी सुविधाएं लॉन्च की जाएंगी। अगस्त के महीने तक ये योजनाएं सभी अस्पतालों में लागू कर दी जाएंगी।
आज भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 24,712 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 1 करोड़ को पार कर गया है। तो वहीं 312 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 1 लाख को पार कर गई है। 96 लाख लोगों के स्वस्थ होने से भारत में संक्रमण मुक्त दर 95.75% हो गया है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। भारतीय सेना में पहली बार टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल प्रस्तावित किए जाने के बाद अब यही मॉडल वायुसेना और नौसेना में भर्ती के लिए अपनाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक रक्षा अधिकारी ने बताया, इस मॉडल का विस्तार कर तीनों सेवाओं को इसके दायरे में लाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ ही विस्तृत ब्यौरा तैयार करना और आलंकन पर भी काम किया जा रहा है। इसे अगले वर्ष के मध्य तक लागू किए जाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इस समय बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होने की क्षमता को देखते हुए भारत का राजनीतिक नेतृत्व इस योजना को लेकर काफी उत्सुक नजर आ रहा है। इसकी रूपरेखा तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। अगले कुछ महीनों में इस योजना का विस्तार कर कुल सैन्य बल की 40% भर्ती इसके माध्यम से सुनिश्चित की जा सकेगी। अभी इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन इसकी प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने इस वर्ष की शुरुआत में कहा था, ये अवधारणा अभी आरंभिक चरण में है और इस पर अध्ययन की जरूरत है। सेना में मई में भर्ती के लिए टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल का प्रस्ताव रखा गया था, जो युवाओं को 3 वर्ष के लिए स्वेच्छा से अस्थायी तौर पर सेना में शामिल होने के अवसर प्रदान करेगा। तो वहीं दूसरी ओर जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अवंतीपोरा जिले में आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिलने पर तलाशी अभियान चलाया, जिसके दौरान अलबदर के 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद इलाके को सील कर दिया गया है और इलाके में छानबीन की जा रही है। एक तलाशी अभियान के दौरान पकड़े गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार AK-47 राइफल, मैगजीन, हैंड ग्रेनेड और 28 राउंड कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए 4 आतंकियों की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट AVP 24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।